दोस्तों आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इतिहास यानी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 अध्याय नंबर 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। ठीक है, तो एक्चुअली में हमको इसमें पढ़ना है 1857 में जो क्रांति हुआ था जिसको हम लोग भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो 1857 में कैसे क्या हुआ था इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक, तो हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं पढ़ने का। अगर हम लोग इसमें देखें एक्चुअल में 1857 की क्रांति तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। ठीक है, यहाँ से एक्चुअल में स्टार्ट हुआ है कि सैनिक विद्रोह जो था वो जन विद्रोह बना। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखा बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छीन भिन हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सबका शत्रु एक है और इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, और इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है और उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना पड़ता है। भारत के उत्तरी भागों में ध्यान रखना, जो भारत के उत्तरी भाग है, ठीक है, भारत के जो मानचित्र है उस मानचित्र में उत्तरी भाग में 1857 में ऐसा ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतह अवर शासन के 100 साल बाद, ठीक है, शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की और समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। और कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। ठीक है, अब सैनिक विद्रोह में क्या हुआ कि जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? सैनिक विद्रोह कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कैसे हुआ, तो मेरठ से स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे, देखना एक एक पॉइंट यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट है। 8 अप्रैल 1857, ध्यान रखना 8 अप्रैल 1857। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। और चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना सबसे पहले मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को जो युवा सिपाही था मंगल पांडे, उसको बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में क्या कर दिया गया? फांसी पर लटका दिया गया। तो पूछे कि मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी, तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, क्यों हुआ था? क्योंकि बैरकपुर में वो अपने अफसरों पर हमला कर दिया था इसलिए। ठीक है, चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। क्यों मना किया भाई? क्योंकि उन कारतूसों पर सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का क्या किया जाता था? लेप चढ़ाया गया था। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कारतूस किसका बना होता था, तो गाय और सूअर की चर्बी। ठीक है, तो सिपाहियों को ये लगता था कि उस कारतूस पर क्या होता था? गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। और 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। अगर वो लोग मना कर दिए अभ्यास करने से तो 85 सिपाहियों को क्या कर दिया गया? नौकरी से निकाल दिया गया। ध्यान रखिएगा, 85। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। और यह 9 मई 1857 की बात है। तो यह कब की बात है? 9 मई 1857 की बात है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही और 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया और उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया।
उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और और सिपाही पूरे देश में अंग्रेज के शासन को खत्म करने पर आमादा थे। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेज के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। किसको सौंपना चाहते थे? मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को। ठीक है। उसके बाद मेरठ के कुछ सिपाही की एक टोली 10 मई को रात को घोड़े पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गए। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी और यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों में आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे और आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए। जबरन क्या हुआ? महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। ठीक है। तो एक्चुअल में क्या चाहते थे? जितने भी थे वो चाहते थे कि मेरा नेता कौन हो? बहादुर शाह जफर हो और पूरा इंडिया को वही चलाए। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी और उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया और बहादुर शाह के इस मात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेज से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दों पर पैदा हुई उथल-पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। और अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है और इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि वहाँ से तो स्टार्ट हुआ 9 मई को। क्या हुआ? 9 मई को 85 जो 1857 9 मई को देखो यहाँ पे है कि 9 मई को 1857 की बात था। 10-10 साल का उन लोगों को सजा दिया गया, 85 जो सिपाही थे। ठीक है। और 10 मई को ही ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। 10 मई 1857 को ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखना। ठीक है। 10 मई 1857 को और उन्होंने किसको अपना राजा बनाया था? बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर ने क्या किया कि सारे पूरे हिंदुस्तान में जितने भी छोटे छोटे मुखिया थे, राजा थे, उन सब के पास चिट्ठी लिखे और बोले कि अंग्रेजों के खिलाफ हमें लड़नी है। ठीक है। अब क्या हुआ? देखिए, बगावत फैलने लगी और जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। और जाहिर है खबर फैलने में कुछ समय तो लगता ही था, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया और वे लोग दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए और ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव, कौन? पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कौन? नाना साहब कानपुर के पास रहते थे और उन्होंने सेना इकट्ठा की
और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। तो ध्यान रखना, पूछता है कि 1857 की क्रांति में नाना साहब कहाँ से लड़े थे, कहाँ का उन्होंने चुनाव किया था, कहाँ का शहर उन्होंने यूज किया था। तो कौन शहर के थे वो भाई, कहाँ से वो लड़े थे? तो कानपुर से। तो कानपुर से नाना साहब, कानपुर से नाना साहब, कानपुर से नाना साहब, जो पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। तो अगर पूछते कि नाना साहब की कौन थे, तो पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे, पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। ध्यान रखना, पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे, ठीक है। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया, ठीक है, और उन्होंने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है और लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया, ठीक है। और बिरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। तो ध्यान रखना, लखनऊ से कौन था भाई? तो लखनऊ से जो नवाब वाजिद अली शाह के जो बेटा था बिरजिस कद्र को नवाब घोषित किया। लेकिन लड़ी कौन वहां से? तो उसकी जो माँ थी बेगम हजरत महल। तो लखनऊ से पूछे कि लखनऊ से कौन इसका साथ दिया था? तो बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहों को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में देखो, झांसी में किसने दिया भाई? तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली, ठीक है। तो अभी तक देखो कहाँ कहाँ हो गया, कानपुर में हो गया तुम्हारा नाना साहब, लखनऊ में जो तुम्हारा हो गई बेगम हजरत महल हो गई, झांसी में रानी हो गई रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तांत्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भी अंग्रेजों को भारी चुनौती दी और मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र, ध्यान से देखना मांडला, ठीक है। तो मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी, कौन? अवंतीबाई लोधी। तो अगर पूछे कि मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र से कौन लड़ी थी, तो राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था, ठीक है। विद्रोह टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी और बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई, और इससे लोगों को यह कि यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया। खास तौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को जो कर्नल थे, कौन? कर्नल थे टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा और जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग, क्या बोला था उन्होंने कि हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो ये चीज़ टेलीग्राम में उन्होंने क्या किया, लिख कर भेजा। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो ध्यान रखना कि अगर पूछे कि फैजाबाद से कौन लड़ा था, तो फैजाबाद से जो लड़े थे वो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने लड़ा था, ठीक है। अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा, वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है और इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ एक सेकंड रुक जाइएगा। अपने समर्थकों के साथ क्या हुआ भाई, वे अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे और दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्मयोद्धा इकट्ठा हो गए। बरेली के सिपाही बख्त खान, तो अगर पूछे कि बरेली से कौन लड़ा था, तो बरेली से जो लड़ा था वो लड़ा था बख्त खां, ठीक है, बख्त खां, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो जो हम बता रहे हैं उसको ये हो सके आपको एक कॉपी होगा तो कॉपी पे भी लिख सकते हैं आप कि कौन कौन कहाँ से लड़ा था। फैजाबाद से अगर पूछे तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है। अगर आपको बरेली से पूछे तो बरेली से बख्त खां, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है।
बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह। तो अगर पूछे कि बिहार से कौन एकमात्र कौन थे, तो बिहार से एकमात्र थे वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह ने बिहार से 1857 की क्रांति में लड़ा था, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ कि हर जगह पे छोटे छोटे जगह से, मतलब बिहार से कहीं कहीं से, हर जगह से कोई ना कोई लड़ा, और ऐसे लड़ने की वजह से क्या हुआ कि अंग्रेजों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या हुआ कि कंपनी का पलटवार हुआ। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने पलटवार किया, और पलटवार करके इस शासन को क्या कर दिया, दबा दिया, ठीक है। अब कैसे दबाया, ये जो विद्रोह था इसको कैसे दबाया, देखिए। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी, और कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया, और उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, और विद्रोहियों को जल्द सजा देने के लिए नए कानून और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में, ध्यान रखिएगा कब, सितंबर, ठीक है। तो सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों ने कब्जा में आ गया, ठीक है। तो दिल्ली को फिर से वो लोग कब्जा कर लिया अंग्रेज। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया, और उन्हें आजीवन कारावास दे दी गई, और उनके बेटे को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल। तो ध्यान रखना, अगर पूछ दे कि आपको बहादुर शाह की पत्नी का नाम क्या था, तो बहादुर शाह की पत्नी का जो नाम था वो था जीनत महल। कौन था, जीनत महल, ठीक है। जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया, ठीक है। तो बहादुर शाह को और उनकी पत्नी जो जीनत महल थी, दोनों को कहाँ भेज दिया गया, रंगून जेल में। तो अगर पूछे कौन से जेल में भेज दिया गया था, तो रंगून जेल में भेज दिया गया था। और इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह ने अंतिम सांस ली। तो बहादुर शाह कब मर गए, तो 1862 में डेथ कर गए। ये ध्यान रखना कि रंगून के जेल में बहादुर शाह जो क्या थे, 1862 में डेथ कर गए थे। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग जो थे अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में, ठीक है, ध्यान रखना, 57 में, सितंबर 1857 में उन्होंने दिल्ली को कब्जा किया, और फिर मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। तो ध्यान रखना, जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को भी मार दिया गया और उसको शिकस्त कर दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी, जो मध्य प्रदेश के थी, ठीक है, उनको भी मार दिया गया। और खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्हें अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया गया और वे शहीद हो गईं, ठीक है। तांत्या टोपे कहाँ के ये थे, तो तांत्या टोपे जो थे वो मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापमार युद्ध चलाते रहे। और जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों को हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी, और बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। और अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया, ठीक है। उन्होंने वफादार भूस्वामी जो भी मतलब जमीन का रक्षा करने वाला हो या मुखिया होता है, उसको क्या किया, इनाम का ऐलान किया। उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण करते हैं, अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है, तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाही विद्रोहियों और नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि इसको दबा दिया गया, जो 1857 की क्रांति थी इसको दबा दिया गया। अब विद्रोह के बाद क्या हुआ, ठीक है। तो विद्रोह के बाद के साल देख लो क्या हुआ कि अंग्रेज ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन
अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अब बहुत सारा नीति में जो भी उनका नियम था उसमें चेंज करना पड़ा था। क्या क्या चेंज करना पड़ा था तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए उसके बारे में यहाँ पे टोटल 6 पॉइंट है, उस 6 पॉइंट को पढ़िए और ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या बदलाव हुआ, देखिए सबसे पहला बदलाव हुआ, ब्रिटिश सांसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया। तो जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जो शासन था उसको अब किसके हाथ में दे दिया गया, तो जो भी ब्रिटिश साम्राज्य था उसके हाथ में सौंप दिया गया, ठीक है, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है, और उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया और उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था, ठीक है। तो ध्यान रखना कि उस समय क्या किया गया कि एक व्यक्ति को भारत के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है, और उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता था, एक परिषद का गठन भी हुआ था जिसको हम लोग इंडिया काउंसिल कहा जाता था, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया और इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली, ठीक। अब क्या, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कभी कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा और उन्हें अपनी रियासत और अपने वंशजों यहाँ तक कि अपने दत्तक पुत्रों को भी सौंपने की छूट दे दी गई। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें और इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई, ठीक है। तो पहला चीज़ क्या हुआ, पहला चीज़ ये हुआ, बहुत सारा चीज़ चेंज हुआ। देखिए अगर 1857 की क्रांति नहीं होता है तो इतना समझिए कि आपको जो स्वतंत्रता मिला 1947 में ये भी नहीं मिलता, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट हुआ था 1857 में, ठीक है। तो ये सब नियम चेंज करना पड़ा, पहले ये सब नहीं था। पहले जितना भी होता था ज़मीन वगैरह वो सब कौन कौन कब्जा रखता था, ईस्ट इंडिया कंपनी रखता था, ठीक है। तो ये सब चीज़ चेंज हुआ। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया और यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत में सिपाहियों की भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे, ठीक है। तो मुसलमानों की चौथा पॉइंट है कि मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई और उन्हें संदेश व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेज को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था, ठीक है। पांचवा नंबर है, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। छठा था कि भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकार को अस्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई और इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का नया चरण शुरू हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 6 पॉइंट जो है आपको, ठीक है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, ठीक है। कौन कौन, 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट, ये 5 और ये 6 पॉइंट। ये जो 6 पॉइंट है इसको क्या करना है आपको, तो इस 6 पॉइंट को आपको दिमाग में फिट कर लेना है कि उसके विद्रोह के बाद क्या क्या हुआ, ठीक है। और विद्रोह हुआ तो कौन से शहर से, मतलब कौन से शहर से कौन उसका ये किया, ठीक है। जैसे अगर हम पूछें कि बताओ भाई मेरठ से कौन था, तो मेरठ से सबसे पहले था मंगल पांडे जिनको फांसी की सज़ा हुई थी, ठीक है। उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ते जाओगे तो कानपुर से कौन थे, नाना साहब, ठीक है। लखनऊ से बेगम हजरत महल, ठीक है। मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र से कौन थी, कोई एक रानी थी, कौन रानी थी भाई जिसको हटा दिया गया, तो एक रानी थी अवंती बाई लोधी, ठीक है। तो अवंती बाई लोधी थी,
फिर बरेली से लड़ा, बरेली से बैरत बैरत खां कुछ था वो लड़ा, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा, वही मेन चीज़ है उसमें, ठीक है, वही क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से, ठीक। चलिए ठीक है, बहादुर शाह जफर जो था वो उसको सब लोग चाहे कि वो बने, बट उसको क्या हो गया, उसको रंगून की जो जेल थी उसमें डाल दिया गया, और वहीं पे उन्होंने आखिरी सांस लिया, कब लिया उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट आपको चैप्टर में, अगले चैप्टर में हम लोग मिलते हैं। बुक को अच्छे तरीक़ा से पढ़ना है, हमने जो जो पॉइंट पढ़ा है बस उसी को पढ़ना है, ठीक है। जो क्रांति हुआ वो, और उसके पहले जो था वो, ठीक है। ओके, थैंक यू।